हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के हमारे वीडियो में हम भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भारत की विभिन्न स्थलाकृतियां और भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे और साथ ही भारत की विभिन्न नदियों को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति से। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है और संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। क्षेत्रफल में रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत आता है। फिर इसके बाद 8वां देश अर्जेंटीना है। अब भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या की 17.5% है। यह 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। अब भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार 2,933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, लेकिन मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अब भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह वृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है लद्दाख में और पश्चिमी बिंदु है गुजरात में सर क्रीक। पूर्वी बिंदु किबुतु है जो अरुणाचल प्रदेश में है। आगे भारत और चीन की सीमा मैकमोहन रेखा कहलाती है। यह 1914 ईस्वी में हुए शिमला समझौते के द्वारा निर्धारित की गई थी। आगे भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है, जिसे 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। आगे भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ लाइन है, जो 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई। आगे भारत और नेपाल की सीमा काली नदी बनाती है। पटकई बुम पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है। दक्षिण में भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी उपस्थित है। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु मौजूद है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है, जो ग्रीनविच समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है। 82.5 पूर्वी देशांतर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अब कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। आगे भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी 16,063 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी तटरेखा है। भारत के कुल 9 राज्य समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं। संकोसी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती है। यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सीपकिला दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा और जलेपला दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 5,624 मीटर है और यहां से चीन जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है। अब आगे जीवित जल पुल मेघालय में पाया गया है। अब इस जीवित जल पुल में ना मेघालय की जो खासी जनजाति के लोग हैं, वह रबर ट्री नामक पौधे की जड़ों का अनुवर्धन करते हैं और जलधारा के आर पार इसे सुदृढ़ पुल के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसे ही जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग इरों कहते हैं।
अब दक्षिणी भारत को देखें तो 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट कन्याकुमारी में मिलते हैं और भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोटी और श्रीलंका में तेल या मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है जिसे आदम का पुल कहा जाता है। अब जाफना जो तमिल बहुल क्षेत्र है वह श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे के द्वारा जुड़ा है। चलिए अब आगे भारत के भौतिक स्वरूप को एक एक करके देखते हैं। तो देश के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग उच्च पर्वत श्रेणियों से बना है और 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान है। भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा मरुस्थलीय प्रदेश और पांचवा है समुद्र तटीय मैदान। चलिए अब सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्रों की बात करते हैं। इनमें सबसे पहले आता है हिमालय। तो भूवैज्ञानिक मतों के अनुसार आज जहां पर हिमालय पहाड़ है वहां पर टैथिस सागर मौजूद था जो उथला समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से मानी जाती है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल और तिब्बत की ओर अवतल हो जाती हैं। अब उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला आता है ट्रांस हिमालय का क्षेत्र। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी K2 या गाडविन आस्विन 8611 मीटर ऊंची है। K2 ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब आगे कश्मीरी हिमालय करेवा के लिए फेमस है। यहाँ ज़ैफ़रॉन की खेती होती है। अब यह जो करेवा है वह चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ के ऊपर जब मोटी परत के रूप में जमाव हो जाता है तो उसे ही करेवा कहते हैं। अब वृहद हिमालय में जोजिला दर्रा, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला और लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला जैसे दर्रे मौजूद हैं। कश्मीरी हिमालय क्षेत्र में ही मीठे पानी की झील डल और बुलर तथा खारे पानी की झील पैगोंग लेक और सोमुरिरी लेक भी उपस्थित हैं। आगे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार ए शरीफ जैसे तीर्थ स्थल कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय में ही स्थित हैं। अब ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा आता है वृहद हिमालय या हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च हिमालय। तो वृहद हिमालय सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर वृहद हिमालय के क्षेत्र में ही मौजूद है। वृहद हिमालय में कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट और नामचा परवा आदि महत्वपूर्ण शिखर हैं। वृहद हिमालय लघु हिमालय से मैन सेंट्रल थ्रस्ट के माध्यम से अलग होता है। अब वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में ही कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, कुल्लू और कांगड़ा की घाटियां मौजूद हैं। अब वृहद हिमालय के बाद आता है हिमाचल श्रेणी या लघु या मध्य हिमालय। तो लघु हिमालय में पीर पंचाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा और महाभारत श्रेणियां मौजूद हैं। अब लघु और वृहद हिमालय के मध्य और लघु हिमालय में ही अल्पाइन चारागाह मिलते हैं जिन्हें कश्मीरी घाटी में मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। और उत्तराखंड में इन अल्पाइन चारागाहों को बुग्याल या पयार कहा जाता है। आगे वृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौट आते हैं। आगे प्रसिद्ध फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। लघु हिमालय में ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब आदि इलाके स्थित हैं। अब लघु हिमालय के बाद जो शिवालिक हिमालय है वह लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के माध्यम से अलग होता है। अब बात करते हैं शिवालिक हिमालय की। तो शिवालिक हिमालय को निम्न या बाह्य हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई घाटियां मौजूद हैं, जैसे काठमांडू घाटी। पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार।
आगे शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है। ये वही तराई प्रदेश है। तो ये 4 भागों में विभाजित किया गया है हिमालय को समांतर क्रम में। क्षैतिज रूप में भी हिमालय 4 भागों में डिवाइड है। पहला है पंजाब हिमालय जो 560 किलोमीटर में सिंधु और सतलुज नदी के मध्य स्थित है। दूसरा है कुमाऊं हिमालय जो 320 किलोमीटर दूरी में सतलुज और काली नदी के मध्य स्थित है। तीसरा आता है नेपाल हिमालय जो 800 किलोमीटर की दूरी में काली और तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। और चौथा आता है असम हिमालय जो 720 किलोमीटर की दूरी में तीस्ता और देहांग नदियों के मध्य स्थित है। तो ये सारी बातें थी हिमालय के बारे में। चलिए अब भारत के अन्य पर्वतों की बात करते हैं। तो पहली है अरावली की पहाड़ी। यह सबसे पुरानी चट्टानों से निर्मित है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम की ओर से माही और लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है और अरावली के पूर्व से बनास नदी निकलती है। अगली है विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान राज्य में स्थित है। यह परतदार चट्टानों का बना है। विंध्यन पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। मध्य प्रदेश में स्थित कैमूर पर्वत श्रेणी भी विंध्यन पर्वतमाला का ही हिस्सा है। अब विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य से नर्मदा नदी बहती है। तो आगे बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में। तो ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। अब इसके नीचे महाराष्ट्र में अजंता पर्वत और बालाघाट पर्वत आते हैं। साथ ही हरिश्चंद्र श्रेणी भी यहीं मौजूद है। सतपुड़ा के बाद बात करते हैं पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियां मिलती हैं जो एशियाई शेरों के लिए फेमस है। अब पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है, तो यह 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश सह्याद्री को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है, वही दक्षिणी सह्याद्री में आर्कियन युग की ग्रेनाइट और नीच चट्टानें उपस्थित हैं। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसूबाई 1664 मीटर है और दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख 1892 मीटर है। आगे उत्तरी सह्याद्री में महाबलेश्वर कालसूबाई के बाद दूसरी प्रमुख चोटी है। अब महाबलेश्वर का उच्चतम पॉइंट विल्सन पॉइंट है। अब इसी महाबलेश्वर में आर्थर सीट पॉइंट, निडल होल पॉइंट या एलिफेंट पॉइंट दोनों मौजूद हैं। महाबलेश्वर से 5 नदियां कृष्णा, सावित्री, वैन्ना, गायत्री और कोयना निकलती हैं। अब अगली आती है नीलगिरी पहाड़ी। यह तमिलनाडु में स्थित है जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चार्नोकाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा 2636 मीटर ऊंची है जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऊटकमंड नीलगिरी की ही पहाड़ी है। अब तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिणी भाग में पालघाट है। पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। मतलब पश्चिमी और पूर्वी घाट जहां मिलते हैं वह नीलगिरी पहाड़ी ही है। अब नीलगिरी के बाद आती है अन्नामलाई की पहाड़ी। इसमें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2696 मीटर ऊंची है। अब इसके पार कार्डमम हिल फैली हुई है जिसमें पश्चिमी घाट का विस्तार माना जाता है। अब यह जो अनाईमुडी है ना, यह 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु माना जाता है। यहां से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं की ओर जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची या कार्डमम की पहाड़ी, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ी और उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ी। अब इस पालनी की पहाड़ी के समीप भी डिंडीगुल शहर मौजूद है।
अब पालिनी से ऊपर जाते हैं तो कावेरी नदी के उस पार शेवरॉय पहाड़ी और जावड़ी पहाड़ी तमिलनाडु में ही मौजूद है। फिर उत्तर में आंध्र प्रदेश की ओर प्रवेश करते हैं तो क्रमशः पालकोंडा, वेलिकोंडा और नल्लीमाला पहाड़ियां आती हैं। फिर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमा के मध्य में उत्तरी सिरकार का क्षेत्र आता है और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में ही महेंद्रगिरी पर्वत स्थित है। फिर आगे उड़ीसा में मलयगिरी पर्वत भी आता है। आगे उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं तो सिक्किम में डोक्या रेंज उपस्थित है, भूटान में ब्लैक माउंटेन है, अरुणाचल प्रदेश में डफलाबुम, मिरीन अलौर हिल्स और मिसमी तथा पटकई बुम पहाड़ियां मौजूद हैं। इसके बाद नागालैंड में नागा की पहाड़ी है, मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ियां हैं, मिजोरम में लुसाई की पहाड़ी है, त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ी है, फिर मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं। फिर असम में मिकिर और बैरल की पहाड़ियां उपस्थित हैं। चलिए अब पर्वतों के बारे में बात करने के बाद पठारों की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले है मालवा का पठार। यह पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। फिर आता है मैकाल का पठार जो छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक 1036 मीटर ऊंचा है। यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर नर्मदा नदी और उत्तर की ओर सोन नदी और दक्षिण की तरफ महानदी निकलती है। आगे है छोटा नागपुर का पठार जिसे भारत का रूर कहा जाता है क्योंकि यह खनिज भंडार की दृष्टि से भारत में सबसे संपन्न है। छोटा नागपुर में ही स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान है। फिर अगला है दक्कन का पठार जो महाराष्ट्र में है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। फिर है धारवाड़ का पठार जो कर्नाटक राज्य में है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। धारवाड़ पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदान और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं। तो ये सारे पठार हैं भारत में। चलिए अब भारत के विभिन्न समुद्री तटों की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले पूर्वी समुद्र तट को देखते हैं तो गोदावरी डेल्टा के उत्तर का क्षेत्र उत्तरी सरकार तट कहलाता है। उसके नीचे गोदावरी डेल्टा से लेकर कृष्णा डेल्टा तक का क्षेत्र गोलकुंडा तट कहलाता है। फिर उसके नीचे कृष्णा डेल्टा से कन्याकुमारी तक का तट कोरोमंडल तट कहलाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल, पारादीप उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई तूतीकोरिन और एन्नोर बंदरगाह हैं तमिलनाडु में। इनमें विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून है पुलिकट चेन्नई में, चिल्का झील पुरी में और कोलेरू आंध्र प्रदेश में। अब आगे भारत के पश्चिमी तट की बात करते हैं तो गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोकण तट है। गोवा से कर्नाटक के मंगलूर तक का तटीय क्षेत्र केनरा तट है और मंगलूर से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहा जाता है। पश्चिमी तट पर उपस्थित प्रमुख बंदरगाह हैं कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मार्मागोआ गोवा में, मंगलुरु कर्नाटक, कोच्चि केरल और निहावासोवा महाराष्ट्र में। अब सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। अब मालाबार तट पर अनेक पश्च जल हैं जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। कयाल मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है और कयाल पर्यटकों के लिए भी विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लमकल्ली नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। अब भारत में 2 द्वीप समूह मौजूद हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। तो अब विभिन्न द्वीप समूहों की बात कर लेते हैं। इसमें पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं और निकोबार में 19 द्वीप स्थित हैं। अब लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है और कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन आदि पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक 738 मीटर उत्तरी अंडमान में स्थित है। अब केंद्र शासित प्रदेशों का सबसे बड़ा पत्तन या बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में ही स्थित है। अब बात करते हैं लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में। तो लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप स्थित हैं। इसमें केवल 11 द्वीप में ही आबादी मौजूद है। ऑनड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद मिनिकोय इसका दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। फिर पिटली द्वीप, जहां पर मनुष्य निवास नहीं करते, वहां पर एक पक्षी अभ्यारण्य बना है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहां पर हवाई अड्डा मौजूद है। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल के माध्यम से 2 भागों में विभाजित होता है, उत्तर में आमिनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानोरे द्वीप। लक्षद्वीप समूह में सभी द्वीपों में मलयालम भाषा बोली जाती है, लेकिन मिनिकोय द्वीप में महल भाषा बोली जाती है। महल भाषा देवही लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालद्वीप की भाषा है। अब आगे अन्य द्वीप देखते हैं। तो बंगाल की खाड़ी की नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप के द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, यहाँ न्यूमूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। आगे नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से अलग होती है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। आगे व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। फिर पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत और श्रीलंका के बीच है, जो एडम्स ब्रिज या राम सेतु का भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। फिर भारत में बैरन और नारकोंडा नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो ये थे भारत के सभी द्वीप। अब विभिन्न स्ट्रेट्स या चैनल या फिर पासेस की बात कर लेते हैं। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकोय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल कावरती या लक्षद्वीप और मिनिकोय के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। ग्रैंड चैनल इंडोनेशिया के सुमात्रा और निकोबार के मध्य स्थित है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। डुंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। कोको स्ट्रेट म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। फिर मन्नार खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। और लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य स्थित है। अब मन्नार की खाड़ी को सेतु समुद्रम योजना पाक खाड़ी से जोड़ती है। तो ये थे विभिन्न स्ट्रेट्स। अब भारत में उपस्थित विभिन्न दर्रों की बात कर लेते हैं, दर्रे या पासेस। तो उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे इसमें हम। तो सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। उसके बाद बुर्जिल दर्रा आता है, जो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। फिर आता है जोजिला दर्रा, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी ने किया है। फिर अगला आता है पीर पंजाल दर्रा और इसके ही आगे है बनिहाल दर्रा, जिससे जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है और इसी में जवाहर सुरंग मौजूद है। फिर अगला आता है बारालाचा दर्रा,
जो मनाली से लेह को जोड़ता है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में ही अगला आता है रोहतांग दर्रा, जो कुल्लू से मनाली को जोड़ता है। फिर हिमाचल प्रदेश में है शिपकिला दर्रा, जो सतलुज नदी ने बनाया है। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। इसके बाद उत्तराखंड के दर्रे आते हैं थागा, माना, नीति और लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रे से भारत और नेपाल का मार्ग गुजरता है। इसी से काली नदी भी गुजरती है। आगे सिक्किम में नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा स्थित है। जेलेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी ने किया है। फिर अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, यांगयाप, दिफू और पांगसाड दर्रे मौजूद हैं, जिसमें से यांगयाप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। फिर आगे मणिपुर में तुजू दर्रा मौजूद है। यह भारत और म्यांमार को जोड़ता है। अब दक्षिण की ओर जाते हैं तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य बुरहानपुर दर्रा मौजूद है। फिर आगे महाराष्ट्र में मुंबई से नासिक को जोड़ता है थालगाड़ दर्रा और मुंबई से ही पुणे को जोड़ता है भोरगाड़ दर्रा। तो महाराष्ट्र में थालगाड़ और भोरगाड़ दर्रे मौजूद हैं। और साउथ इंडिया में पालघाट दर्रा और सेनकोटा दर्रा स्थित है। तो ये थे भारत के कुछ प्रमुख दर्रे या पासेस। अब आगे भारत की कुछ प्रमुख झीलों की बात कर लेते हैं। तो लद्दाख में स्थित झील है पैगोंग त्यों झील। जम्मू कश्मीर में स्थित झील है बुलर झील, डल झील, शेषनाग झील और जानसर झील। फिर आगे हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं सूरजताल, चंद्रताल, नाको झील, रेणु झील और परशुराम झील। फिर उत्तराखंड की झीलें हैं नैनीताल, सातताल, भीमताल और रूपकुंड। आगे सिक्किम की झील है चोलहाम झील और सोंगमो झील। फिर मणिपुर में लोकटक झील उपस्थित है, जिसमें केवल नामझाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसमें डांसिंग डियर पाया जाता है। फिर राजस्थान की झीलों की बात करें तो यहाँ डींडीवाना झील, सांभर झील, पुष्कर झील, लूनकणसर झील, पंचभद्र झील, ढेबर झील और राजमसंद झील उपस्थित हैं। राजमसंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फिर गुजरात में नल सरोवर झील उपस्थित है। मध्य प्रदेश में भोजताल और तवा झील उपस्थित है। महाराष्ट्र में लोनार झील है, जो एक क्रेटर झील है। फिर उड़ीसा में चिल्का झील है, जो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। यह झींगा मछली के लिए फेमस है। फिर आंध्र प्रदेश में डेल्टा निर्मित झीलें हैं कोलेरू झील और पुलिकट झील। पुलिकट झील के समीप ही श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। फिर केरल में स्थित है वेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील। तो ये सारी लेक्स हैं भारत की। तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए इसे यहीं रोकते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो भारत की नदियाँ और विभिन्न नदियों से संबंधित परियोजनाओं की बातें करेंगे। तो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी बहुत से कंटेंट आने बाकी हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।